नहीं किया। ओके, हाँ जी बच्चे, तो जो कल हम लोगों ने किरचॉफ रूल पढ़ा उसमें 2-3 न्यूमेरिकल्स आपको करवाया मैंने और वो हो भी गए, उसमें कोई इशू नहीं आया। अब किरचॉफ रूल के बच्चे 2-3 टाइप्स और हैं, मतलब 2-3 नहीं, बहुत सारी टाइप्स हैं, बट मैं कोशिश करूँगा यहाँ पे कि जो टाइप्स डिफिकल्ट है वो मैं आपको आज कवर कराऊँ। एनसीईआरटी की बच्चे टाइप है जो कल मैंने आपको क्वेश्चन बोला था कि भाई एक स्केलेटन क्यूब है एंड देयर आर 12 एजेस और हर एक एज की रेजिस्टेंस कितनी है आर के बराबर है। तो आपको डायगोनली ऑपोजिट कॉर्नर्स के बीच में क्या निकालना है, रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो क्वेश्चन ऐसे है बच्चे कि 12 वायर्स मेक one skeleton tube such that each edge has resistance R ohm. Okay, find R equivalent between diagonally opposite कॉर्नर, डायगोनली ऑपोजिट कॉर्नर के बीच में हमें क्या निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो बेटा इसको एक तो नॉर्मल मेथड से हम लोग कर सकते हैं, सिमेट्री मेथड से, और एक किरचॉफ रूल से कर सकते हैं। तो सिमेट्री से नहीं करेंगे, वो अपने तुम्हारे लिए एज ए होमवर्क हो सकता है। राइट नाउ हम लोग केवीएल कर रहे हैं, किरचॉफ रूल्स कर रहे हैं, हम लोग वोल्टेज रूल कर रहे हैं, करंट रूल कर रहे हैं। उसके बेसिस पे हम लोग इसको समझेंगे कि कैसे आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो सबसे पहले बेटा एक आपने क्यूब बनाना है, स्केलेटन क्यूब इस तरह से। ओके, थोड़ा और बड़ा बना देता हूं ताकि आपको प्रॉपर विजिबिलिटी दिखाए। तो ये फेस हो गया और एक फेस यहाँ पे ऐसे बना देते हैं पीछे की तरफ। ओके, ये हमने कनेक्शन कर दिया यहाँ पे और ये ऐसे, ठीक है जी। अब देखो क्यूब के अंदर ना 3 चीजें होती हैं, क्यूब के अंदर 3 चीजें होती हैं। बेटा इसको बोलते हैं एज बोलते हैं, और एक होता है बेटा फेस डायगोनल, और एक होता है बॉडी डायगोनल। देखो एज का मतलब क्या होता है, ये जो लेंथ तुम्हें दिख रही है ना ये वाली, इसको बेटा हम बोलते हैं एज। ये दिस इज कॉल्ड एज, यानी क्यूब की जो साइड है उसको एज बोलते हैं। और एक होता है बेटा फेस डायगोनल। फेस डायगोनल मतलब ये हुआ कि आप जो यहाँ पे ये क्यूब देख रहे हो, क्यूब का जो एक फेस है, क्या एक फेस इस तरह से दिखाई देगा, दिस इज अ फेस लाइक स्क्वायर फेस। तो इस स्क्वायर फेस में एक फेस डायगोनल होगा, ये वाला, ये एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर को जो ज्वाइन करती है लाइन, फेस डायगोनल। यानी यहाँ पे बेटा ये जो होगा, ये जो फेस है यहाँ पे ए, मान लो चलो ये नेमिंग करता हूं मैं, ए बी सी और ये डी, और यहाँ पे ये ई, ये एफ, ये जी और ये एच। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे जो फेस मैंने लिया ए एफ जी डी, नीचे वाला फेस, इस फेस का डायगोनल क्या होगा, ये डायगोनल होगा ऐसे, ये डायगोनल होगा। और वेटिंग में पॉइंट करना, तो मैं आपको विजुअलाइज करके दिखा रहा हूँ कि क्यूब के अंदर किन किन चीजों की इंपॉर्टेंस आती है, किन किन चीजों पे क्वेश्चन पूछेंगे। आपको पूछेंगे कि भाई कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द एजेस, यानी कि ये जो एजेस हैं इनके बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो। आपको पूछेंगे फेस डायगोनल क्रॉस रेजिस्टेंस निकालो, यानी कि ये जो फेस डायगोनल है ये इनके क्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो। आपको पूछ सकते हैं कि बॉडी डायगोनल क्रॉस निकालो। अब बेटा बॉडी डायगोनल क्या होता है, देखो बॉडी डायगोनल जो होता है बच्चे, वो होता है क्यूब के एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर का डिस्टेंस। तो ये है मतलब कि अगर ऐसे हो बच्चे, एक इस तरह से, ये जो आपको क्यूब दिखाई दे रहा है यहाँ पे, इस क्यूब के ये वाले फेस को देखो बच्चे, ये ऊपर वाला आगे वाला फेस, ये ऐसे, ये क्यूब है, इसका ये आगे वाला फेस, इसका ये अपर कॉर्नर, और बेटा इसके बिल्कुल ऑपोजिट
यहाँ पे ये वाला कॉर्नर, यस और नो? भाई ये कमरा है, इस कमरे का एक तो वो पॉइंट जहाँ कैमरा लग, कैमरा कहाँ गया? तो वहाँ जहाँ कैमरे की प्लेस है वो पॉइंट, और इसके बिल्कुल ऑपोजिट वहां पे दरवाजे को कॉर्नर। अगर इसको आप ज्वाइन करते हो, दिस इज कॉल्ड बॉडी डायगोनल। क्या बोलते हैं इसको? बॉडी डायगोनल। तो विजुअलाइज करो, यहां से लेकर के यहां के बीच में जो डिस्टेंस है ये वाला, दिस इज कॉल्ड बॉडी डायगोनल। और बच्चे बॉडी डायगोनल की जो लेंथ होती है, लेंथ बॉडी डायगोनल की वो होती है √3a। अगर आप लोगों ने सॉलिड स्टेट पढ़ रखा है केमिस्ट्री में तो आपको आता होगा। सर a और r का रिलेशन फेस डायगोनल का होता है √2a और h की लेंथ a। ठीक है, ये चीजें हैं। अब मैं आपको, अगर आपने कंपटीशन में एग्जाम देना है तो उसके लिए इन तीनों की ट्रिक होती है। मैं वो ट्रिक सिखाऊंगा कि अगर आपको बोलते हैं कि एजेस के क्रॉस निकालना है रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट, एज का मतलब बेटा ये हो गया, इसको अरेंज कर दो मैं, ये बॉडी डायगोनल था। अगर वो आपसे कहता है कि आपको इनके बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, इनके बीच में, यहाँ पे, यहाँ से करंट आया और करंट बाहर गया, तो व्हाट इज दिस? ये हो गया एज। अगर आपको एज के अक्रॉस निकालना है बच्चे तो होगा यहाँ पे रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगी? R equivalent would be equal to 7/12R। और अगर आपको फेस डायगोनल के क्रॉस निकालना है, फेस डायगोनल का मतलब क्या हो गया कि जैसे ये फेस ले लो आप, BEF ये वाला, तो इस फेस के अक्रॉस यहाँ पे ये जो फेस डायगोनल बनेगा ये वाला, ऐसे यहाँ पे करंट ऐसे आया यहाँ पे और इधर से करंट ये बाहर गया, फेस डायगोनल। सोच पा रहे हो? फेस डायगोनल ये ऐसे, यहां से करंट गया और यहां से करंट बाहर आया, फेस डायगोनल। यानी कि एक फेस की जो डायगोनल की ऑपोजिट कॉर्नर उनके बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आती है बच्चे 3/4R, R इक्विवेलेंट। और इसके अक्रॉस आएगी, बॉडी डायगोनल क्रॉस आएगी, इट विल बी 5/6R। तो सिंपल रूल याद रखो, EFB एज फेस बॉडी। अगर आप कंपटीशन में बैठोगे बच्चे तो वहां पे आपको सॉल्व करने का टाइम नहीं मिलेगा, आपको फटाफट ट्रिक आने चाहिए। नेट में या मेंस में अगर आप दोगे तो उसमें ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो उसके लिए क्या करना है आपको? ट्रिक याद रखनी है। 1 बाय पहले RR लिख दो, सबका, ठीक है। यहाँ भी क्या करना है बच्चे? बेस में लिखोगे 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे 7, 1 2 3 4 5 6 7, सिंपल शॉर्टकट। दिस इज फॉर कंपटीशन ओनली, नॉट फॉर बोर्ड्स। अगर आपने बोर्ड्स में ऐसा कर दिया तो आपको उतने ही नंबर मिलेंगे 7/12, यानी कि 0 पॉइंट समथिंग। 3/4 करते हैं 0 पॉइंट समथिंग, लेस देन 1। तो बोर्ड में नहीं करना, ओके। बट याद रखना है, बाई चांस कई बार एग्जाम में अगर आ जाए और ऐसी कंडीशन हो जाए कि यार आपको किरचॉफ रूल नहीं आता लगाना, तो सिंपली आप आंसर लिखा होगा तो आधा एक नंबर मिल जाएगा, एक नंबर तो कम से कम मिल ही जाता है। क्लियर है बच्चे? तो ये चीज है। तो हमारा जो अभी क्वेश्चन है, मैं ये वाला करके दिखा रहा हूँ, ये आपके एनसीईआरटी में है, बाकी एनसीईआरटी से अलग है। ओके, चलो एनसीईआरटी वाला पहले करके दिखाता हूँ कि आपको यहाँ पे किरचॉफ रूल से कैसे काम करना है। देखो बेटा, इन सब की रेजिस्टेंस कितनी है? दिस इज A, B और यहाँ पे क्या था D, है ना? इन सब की रेजिस्टेंस कितनी है? R के बराबर है। यानी ये भी R है, ये भी R है, इस तरह से ये भी R है, ओके, यहाँ भी R है, यहाँ भी R है। ये रेज कर देता हूँ, इसका कोई मतलब है नहीं। दिस इज R, दिस इज R, ठीक है, दिस इज R, दिस इज R, दिस इज R, बच्चे सारे R है, ऑल रेजिस्टेंसेस आर इक्विवेलेंट R। अब देखो कितना डरावना लग रहा है, डरावना, बट किरचॉफ रूल से ऐसे होगा। देखो कैसे आपको बोलता है कि फाइंड रेजिस्टेंस बिटवीन डायगोनली ऑपोजिट कॉर्नर है। अच्छा, ये सॉरी डायगोनली ऑपोजिट,
तो बड़ा डायगोनली ऑपोजिट का मतलब ये हुआ कि करंट आपको यहां से भेजना है इस तरफ से और इधर करंट आपको बाहर निकालना है। ओके क्लियर? अब मैं आपको बोलता हूं कि यहां पे ना एक बैटरी इमेजिन कर लो, यहां पे ये ऐसे बैटरी इमेजिन कर ली। इस बैटरी की वोल्टेज कितनी है? V वोल्टेज है। किरचॉफ रूल लगाने के लिए आपको एक बैटरी लगानी पड़ेगी, ठीक है? बट R इक्विवेलेंट की जो वैल्यू है वो बैटरी लगाओ चाहे ना लगाओ वो सेम रहती है, क्योंकि रेजिस्टेंस का करंट और वोल्टेज से कोई लेना देना नहीं है। R इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। किस पर डिपेंड करती है? कंडक्टर के ऊपर डिपेंड करती है, या उसकी क्या बोलते हो लेंथ एरिया वगैरह पर डिपेंड करती है। तो करंट वोल्टेज से कोई कनेक्शन है नहीं, तो समझाने के लिए ऐसे बना दिया, बट नहीं बनाओगे तब ये बात बन जाएगी। तो यहां से मानते हैं बच्चे कि जो बैटरी है वो यहां से बच्चे कुछ करंट देती है। मान लो उसने करंट दिया 6i, आप करंट यहाँ पे I ले लो कोई इशू नहीं है, बट करंट जब I लोगे ना तो यहाँ पे करंट 3 पार्ट में डिवाइड होगा। कुछ करंट यहाँ जाएगा, कुछ करंट यहाँ जाएगा, कुछ करंट यहाँ जाएगा, क्योंकि इस रास्ते में R रेजिस्टेंस है, ये R सारे R है और R सारे रेजिस्टेंस आ रहा है। मतलब जो करंट यहां से करंट आपने ऐसा लेना है कि वो बराबर बढ़ जाए, क्योंकि करंट यहां से बचा B से E में जाएगा तो रेजिस्टेंस R आ रही है, B से C में जाएगा फिर से रेजिस्टेंस R आ रही है, B से A में जाएगा तब भी रेजिस्टेंस R आ रही है। तो तीनों रास्ते में करंट को रेजिस्टेंस सेम मिलेगा। करंट विल फेस 3 रेजिस्टेंसेस व्हिच आर इक्वल। अगर रेजिस्टेंस इक्वल मिल रही है उसको तो करंट इक्वली डिवाइड हो जाएगा। क्लियर? तो करंट यहाँ पे इक्वल डिवाइड हो गया। अगर 6i करंट मैं लेता हूँ यहाँ पे, जरूरी नहीं तुम 6i लो, 3i ले लो, 4i ले लो, जो मर्जी ले लो, बट उसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, इसलिए मैंने वो वैल्यू ली जो इजीली डिविजिबल हो। तो ये हो गया बेटा 2i, यहाँ पे 2i और यहाँ पर भी 2i। यस और नो? अब जब यहाँ से आगे चले बेटा, यहाँ देखो, ये पॉइंट देखो, यहाँ ये पॉइंट देखो, या एक चीज देखो पहले, अगर करंट यहाँ से 6i लिया, बैटरी ने 6i करंट दिया, तो बैटरी को वापस करंट कितना मिलना चाहिए? आइडियल बैटरी का रूल यही है कि जितना करंट गया उतना करंट वापस आना चाहिए। आइडियल बैटरी का रूल ये है। तो बेटा यहाँ से करंट कितना आना चाहिए? 6i बाहर आना चाहिए। मतलब अगर इस ब्रांच में करंट 2i आ रहा है, तो बेटा ऑब्वियस सी बात है इस ब्रांच में भी करंट 2i होना चाहिए, इस ब्रांच में भी करंट 2i होना चाहिए, इधर भी करंट 2i होना चाहिए। तो 2i इधर से 2i इधर से 2i इधर से जुड़ के 6i बाहर आ गया। इधर से एंटर करंट और करंट से बढ़ के डिवाइड होके पता नहीं कहां जाके बाहर 6i आ गया। तो सबसे पहले मैं फ्रंट का और बैक का बना लिया। यहाँ पे 2i तो यहाँ पे बचे पीछे की तरफ 2i बाहर। अब यहाँ आ जाओ, इस E पॉइंट पे आ जाओ। E पॉइंट से हमें दिख रहा है कि करंट को दो रास्ते दिख रहे हैं, करंट इधर जाएगा और करंट इधर जाएगा। तो यहाँ पे करंट कितना 2i था, अब करंट इधर I गया और इधर करंट कितना आ गया I, करंट I और यहाँ पर भी करंट। लॉजिक समझ आ रहा है? देखो अब यहाँ करंट अगर 2i पहुंच रहा है, इधर 2i करंट आ रहा है, तो इसका मतलब ये होगा कि बेटा ये करंट यहाँ पे आ रहा है 2i। अब यहाँ करंट कितना गया I और यहाँ करंट कितना है I। मुझे लगता है तुम्हें समझ नहीं आ रहा है। तो ये I इधर, तो बेटा यहाँ से I आ रहा था, ये करंट I था, ये I और ये I जुड़ के यहाँ पे 2i। यहाँ से करंट I आया था, अब यहाँ देख लो बेटा ये करंट 2i आ रहा है, करंट यहाँ पे आके डिवाइड, इधर करंट कितना आएगा I और यहाँ करंट कितना आएगा I। तो बेटा ऊपर से I आ रहा है, यहाँ से देखो इस ब्रांच में भी I, तो I बेटा पूरा ध्यान यहाँ पर, जहाँ पे ध्यान रखा वहाँ पे खत्म का। तो ये I यहाँ से आ रहा है और ये I यहाँ से आ रहा है, तो I और I यहाँ पे जुड़ गया, इस ब्रांच में कितना आ गया 2i, क्योंकि मैंने यहाँ छापा हुआ है ये 2i। तो ये करंट की डिवीजन होगी। क्लियर है? अब हमें R इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्या चाहिए? R इक्विवेलेंट होता है आपका टोटल वोल्टेज, टोटल EMF बाय टोटल करंट। भाई R इक्विवेलेंट के लिए क्या चाहिए? टोटल वोल्टेज बाय टोटल करंट। R V by I मालूम है हम लोग। अब इनके और इनके बीच में टोटल वोल्टेज कितनी है? V। तो क्या मैं यहाँ पे V लिख दूं?
टोटल करंट कितना है 6 आया जी, आर इक्विवेलेंट आ गई। क्वेश्चन नंबर इसको 1 बोल दो। क्लियर है? अब मैं क्या करना है, केवीएल लगाना है। तो बाय केवीएल किरचॉफ वोल्टेज रूल या किरचॉफ वोल्टेज रूल या वोल्टेज क्या बोलते हैं, लूप, केवीएल बोलते हैं, वोल्टेज लूप वो वाले लगाते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चे, मान लेते हैं कि ये पॉइंट, ये आपके पास में ये x है, ठीक है, ये y है, ठीक है, यहाँ पे z मान लो और इसको p मान लो। चलो तो आपको लूप बनानी कौन सी, आपने ये लूप ले ली, ये यहाँ से चले, ऐसे चले, ये ऐसे, ये ऐसे, ठीक है, यहाँ से चले, x से चले, x से y गए, y से b गए, b से a गए, a से d गए, d से g गए और g से z और वापस घूम के ऐसे। उसका जो ऊपर के पॉइंट्स वो भी नहीं है बीच में। जो कोई भी लूप ले लो आप, कोई भी लूप ले लो, कोई भी क्लोज लूप आप चाहो तो ये ले लो, यहाँ से चले, ऐसे चले ऊपर, यहाँ b से e गए, e से h गए, h से g गए, कोई भी क्लोज लूप ले सकते हो, एनी क्लोज लूप, बट हमें कोशिश वो करने की जो सबसे आसानी से हम देख पाए, एनालाइज कर पाए। आप ये ले लो, b से ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, आप ले लो ये यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, एनी क्लोज लूप, ओके, बट हम वो ले रहे हैं जो कि हमारे लिए आसानी से सॉल्व करना हमें ठीक रहे, तो इजी रहे हमारे लिए। तो बच्चे लूप कौन से उठा रहे हैं, x y b, b से a से d, d से g और फिर z और फिर p और x, px। बाद में ये पॉइंट सेम ही है, मैंने ऐसे दे दिया बट सेम पॉइंट है, तो बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ये पॉइंट सेम है, दो चाहे आपको मर्जी। अब अपने को मालूम है कि क्लोज लूप के अंदर चेंज इन वोल्टेज 0 रहता है। तो बेटा यहाँ पे देखो, आप यहाँ से चल रहे हैं, इस सेल का अगर मैं ईएमएफ या वोल्टेज को मैं ई या बी लिख दूं, एक ही बात है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ईएमएफ सेल का ई या बी मैक्सिमम वोल्टेज, क्लियर है? तो बेटा यहाँ से कोई रेजिस्टेंस नहीं आ रही है, यहाँ से यहाँ चले कोई रेजिस्टेंस नहीं है, बट जब यहाँ से यहाँ आ रहे हो तो रेजिस्टेंस कितनी है, R रेजिस्टेंस है, उसमें करंट कितना 2I। आप नीचे जा रहे हो, करंट भी नीचे जा रहा है, क्या लिखूंगा मैं, प्लस 2I into R, करंट इनटू रेजिस्टेंस, V इज इक्वल टू IR लगा रहा हूं मैं, ओम्स लॉ। इसमें करंट कितना है 2I और रेजिस्टेंस कितनी R, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ गया, वोल्टेज आ गया, तो 2IR। आगे आ जाओ A से D में, करंट कितना है I, रेजिस्टेंस कितनी R, कितना हो गया यहाँ पे प्लस I into R। आगे D से इसमें आ जाओ 2I और R, प्लस 2IR इक्वल्स टू, यहाँ पे आ गए। अब जब यहाँ से बेटा R हो तो बैटरी का कौन सा टर्मिनल पहले आ रहा है, नेगेटिव, क्या लिखोगे, माइनस E इक्वल टू 0, माइनस E या माइनस B, क्लियर है? E और B बराबर ले रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है, B लिख दो, छोड़ो, टेंशन मत लो, ओके। तो कितना हो गया 5IR इक्वल टू B कर दूं मैं, यस और नो, यस। इक्वेशन 1 ये थी, इक्वेशन नंबर 2 ये थी। अब कुछ नहीं करना आपको, पुट द वैल्यू ऑफ V in 1, पुट V इक्वल टू 5IR in 1, तो क्या मिलता है बेटा आपको, R इक्विवेलेंट वुड बी इक्वल टू 5IR डिवाइड बाय 6I। देखो बॉडी डायगोनल का वो शॉर्टकट है, शॉर्टकट 5/6R और केवीएल से अपने पास ही आता है। सी हाउ इंटरेस्टिंग इट इज। इसको नॉर्मल मेथड करके दिखाऊं मैं, पॉइंट पोटेंशियल मेथड करके दिखाऊं या कर लोगे, जो ये वाला वो भी है करके दिखाऊं, नहीं डू आई नीड टू डू, करना चाहिए, पहले ये वाला समझने हैं, आगे समझ करो नोट जल्दी से। सर इसमें ऐसे कर सकते हैं, जो ब्लॉक है उसका मतलब नेट भी बता दे, तो हम एक वो बीच में पूरा ऐसे वो ज्यादा ही चीज है, सिमेट्री, इस सिमेट्री नहीं करना, जैसे जो ऊपर वाला ब्लॉक है उसका नेट भी निकालिए कि उसमें कितनी नेट वोल्टेज है,
और एक वोल्टेज चाहिए तो दोनों को सॉल्व कर लो। कर लो, करके देख लेना। ओके डन। हाँ जी, चंडीगढ़ तो आ गए। चंडीगढ़ आई साइड क्या हो गया? नंबर चेंज हो गया। तो लुधियाना में नंबर चेंज हो गया। ऐसे ना एक था, मतलब नहीं, चलो बताओ, रिकॉर्डिंग हो गई। जब ठीक हो गया, नंबर अब कितना हो गया? पॉइंट का पड़ा है। कौन सा लेक्चर है? कौन सा लेक्चर है? तरफ मायोपिया है, हाइपरमेट्रोपिया है, या प्लस मायोपिया है? पूरी मतलब यू आर शॉर्ट साइडेड, तो मायोपिया होता है। हाँ, मतलब नियर साइड आती है। नियर साइड मतलब मायोपिया, फार साइड मतलब हाइपरमेट्रोपिया। और नियर साइड के लिए लगाते हैं कॉन्केव लेंस, कॉन्केव, ठीक है? तुम्हारा कॉन्केव लेंस होगा। तो फोकल लेंस की वजह से ना करते डिफेक्ट दूसरा है, कॉन्वेक्स लेंस वाला, यानी हाइपरमेट्रोपिया। चल छोड़ यार, इसको देख, समझ में आ गया? ठीक है। अब बेटा एक क्वेश्चन और देखो, इसके बाद मैं आपको व्हीटस्टोन ब्रिज चलाता हूँ। एक क्वेश्चन और इसका देखते हैं। डायग्राम बनाए, तो डायग्राम बना लो। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, आपको एनसीईआरटी ही करना है। आप क्वेश्चन तो बहुत मिलेंगे आपको, बहुत तरह तरह के क्वेश्चन मिलेंगे, बट आपको एनसीईआरटी ये क्वेश्चन, ये खास तौर पे ये वाली टाइप एनसीईआरटी की ही करनी है। तो ये क्वेश्चन कई बार देखा मैंने एग्जाम में आता है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी का क्वेश्चन। चलो बेटा, अब आपने क्या करना है, सेम क्वेश्चन है, और उसके अंदर आपको क्या निकालना है? बिटवीन द फेस डायगोनल, फाइंड आर इक्वल बिटवीन फेस डायगोनल, फेस डायगोनल प्रॉब्लम। मतलब इस तरह से ये हमने बना दिया क्यू इस तरह से। ओके, फेस डायगोनल मतलब आप समझ रहे हो, ये वाला यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा देते हैं आर, बड़ा ये ए है और ये बी है, ठीक है? एज डायगोनल, नॉट फेस डायगोनल, एज डायगोनल, एज डायगोनल। फेस डायगोनल वाला अपने आप करके देखो, मैं आपको ये करा रहा हूँ एज डायगोनल वाला। यहाँ पे रेजिस्टेंस आर, ये भी रेजिस्टेंस आर, ये भी रेजिस्टेंस आर होगा, ये भी आर होगा, ठीक है? और ये भी आर होगा। मैं इसको किरचॉफ रूल से नहीं करा रहा हूँ, मैं इसको नॉर्मल रूल से करा रहा हूँ, और आपका होमवर्क यही है कि आपने इसको बाय किरचॉफ रूल करना है। आपका होमवर्क है कि आपने इसको बाय किरचॉफ रूल करना है, और मैं इसको आपको नॉर्मल मेथड से करा के दिखा रहा हूँ। ओके, क्लियर है? आपने इसको बाय किरचॉफ रूल करना है बट फ्रॉम होम। अभी आप इसका नॉर्मल मेथड देख लो, एक ये टाइप है, इसके बाद मैं आपको अगले टॉपिक पे लेके चलता हूँ, बाकी किरचॉफ रूल की प्रैक्टिस करते रहोगे बैठ के। ओके, सारे रेजिस्टेंस कितने बेटा? आर है, और रेजिस्टेंस आर आर, so we have to find the equivalent resistance between the A and B point, मतलब edge diagonal, यहाँ पे between edges बोल दो ऐसे, ठीक है? between edge AB ऐसे लिखो। इसका मतलब ये हुआ कि आपको यहाँ से कुछ करंट देना पड़ेगा और यहाँ से कुछ करंट वापस देना पड़ेगा, ऐसे। ओके, क्लियर है? एक तो मेथड है किरचॉफ रूल, जो कि आप लोग घर पे ट्राई करोगे,
तो अगर आप किरचॉफ रूल से कर रहे हो तो बच्चे आपको करंट लेना पड़ेगा और सर्किट को क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है, तो उसमें करंट लेना पड़ेगा। बट अगर आप किरचॉफ से नहीं करते, नॉर्मल पॉइंट पोटेंशियल मेथड से करते हो, तो आपको करंट लेने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज जो रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट होगी बच्चे वो कभी भी चेंज नहीं होती है, आप करंट उसमें दो या ना दो, आर रिमेनिंग सेम, आर रिमेनिंग सेम। ओके, तो मैं इसको नॉर्मल तरीके से करके सिखाता हूँ। देखो, and what is R equivalent between these two points, ये हमें निकालना है। देखो, ये बेटा A है, ये B, ये C, ये D, ये पॉइंट E, ये पॉइंट F और ये पॉइंट G, और यहाँ पे ये पॉइंट H होगा, ठीक है। ओके, करेगा ट्रेस, कैन यू ट्राई? देखो, A से बटा यहाँ ये पॉइंट है A, ओके, हमने A से चलना है, A से चलना है बच्चे, और A से चलना है और हमने यहाँ F पहुंचना है, तो A से बटा F जाएंगे तो कितने रेजिस्टेंस आ गए? एक रेजिस्टेंस आ गई, यहाँ पे लिख दिया मैंने इसको R। A से F, A से आप H जा रहे हो, एक और रेजिस्टेंस यहाँ पे मिल रही है इस तरह से, ये पॉइंट हो गया H पॉइंट, ओके, और यहाँ पे बेटा ये रेजिस्टेंस तो ऐसे आगे से लगा हुआ है, दिस इज R, ये पॉइंट है B यहाँ पे, ओके, इसको आप ऐसे देखो। उसके बाद F से G पहुंच रहे हो और इधर H से G पहुंच रहे हो, मेरी बात को ध्यान से सुनना बेटा, यहाँ से A से F जा रहे हैं, ये बना दिया F पॉइंट, A से F, इसको क्रॉस कर दो, A से H गए, इसको क्रॉस कर दो, ओके, F से G जा रहे हो, F से G, यानी यहां से अगले पॉइंट की तरफ गए, यहां पॉइंट आ गया G, F से G, ओके, फिर यहां पे H से G, मतलब कि इस तरह से ऐसे F से यहां पे पॉइंट G और यहां पे इस तरह से, क्लियर? ये भी क्रॉस कर दो H से G। उसके बाद बेटा यहां देखो, ये वाला B से E है, B से E, B से E की तरफ, ठीक है, रेजिस्टेंस ये वाला क्रॉस करो, B से C जाओ, ये C गए, बोलो क्लियर हो रहा है या ऊपर से जा रहा है? लग रहा है ना पता? लग रहा है पता? अब यहाँ E से D जाना है, कहाँ जाना है बेटा? E से D जाना है, तो E से D जाओ, ये पॉइंट है यहाँ पे D, और उसके बाद में C से D जाओ, यहाँ D, C से D, यानी E से D ये भी खत्म और C से D ये भी खत्म, कौन बचा? बोलो, G से D हो गया, और कौन बचा? ये भी खत्म करो। अब बचा आपका F से E के बीच में ये वाला बचा, और H और C के बीच ये वाला बचा। F और E के बीच में करो। बेसिकली कुछ भी नहीं है, ये जो पॉइंट है ना, ये अगर आप A से F जा रहे हो और F से H जा रहे हो, इन पॉइंट को आप यहाँ पे ऐसे मर्ज भी कर सकते हो, ऐसे मर्ज कर सकते हो। दिस पॉइंट इज कॉल्ड, ऐसे कर सकते हो आप, दिस इज F एंड H, ये सेम पॉइंट है। वो जो ये इसको आप ऐसे कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, कर सकते हो या नहीं कर सकते, है ना? क्यों? क्योंकि जब आप A से F पहुंचे और यहाँ पे यहाँ पहुंचे तो इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम रहेगा। अगर मैं यहाँ से चला, R रेजिस्टेंस मुझे रास्ते में मिला, और यहाँ से चला मुझे फिर से R रेजिस्टेंस रास्ते में मिला, तो बेटा यहाँ से यहाँ जाने में जो पोटेंशियल आएगा
और यहाँ से यहाँ जाने में जो पोटेंशियल आएगा वो सेम आएगा। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू सेम है। अगर ये वैल्यू 2r होती फिर यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंट होता। तो हम इनको ऐसे ना करके इनको हम एक पॉइंट ऐसे जोड़ सकते हैं, बिकॉज इन्होंने सेम पोटेंशियल के पॉइंट हो गए, तो हमने इनको ऐसे सेम पोटेंशियल वाले पॉइंट को जोड़ दिया। अब कौन बचा हुआ है? F और E के बीच में बचा हुआ है। F और E के बीच में ये ऐसे यहाँ से लिया, ऐसे कर दिया, ये R, ये वाला खत्म। और कौन बचा? H और C के बीच में, ये रहा H, यहाँ लिया इस तरह से और इसको ऐसे यहाँ से जोड़ दिया, ये भी खत्म। ठीक है जी, बन गया। अब ये दोनों किसमें है? पैरेलल। ये दोनों किसमें है? पैरेलल। ये दोनों किसमें है? पैरेलल। ये दोनों किसमें है? ये दोनों किसमें है? तो वो सीरीज में सर करो, बन गया क्वेश्चन या नहीं बना? देखो देखो बेटा, इसको आगे कैसे करेंगे? ये रेजिस्टेंस एवरेज लगा दो, ये वाला, ये पॉइंट है A और ये पॉइंट है B। बेटा इन दोनों को सॉल्व करके कितना बन गया? R और R/2। एक रेजिस्टेंस लगा दो R/2, यहाँ नीचे की तरफ R/2, ये वाला। ओके, यहाँ पॉइंट क्या था? F और H पॉइंट था, ऐसे करके, यस और नो? ठीक है, इसके आगे चले R/2, R/2, यहाँ पे पॉइंट था बचे E और C कॉमन पॉइंट, यहाँ पे फिर से R/2। ओके, और कहाँ पे? ये R एज इट इज, ये वाला R, और इनके बीच में मुझे दोनों पैरेलल में है। पैरेलल कितना हो गया? R/2। क्या ये तीनों आपको दिख रहे हैं सीरीज में? बड़ा सीरीज में दिख रहा ना, ऐसे तीनों सीरीज में है। तो इनका बच्चा बन जाना इस तरह से, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे ऐसे, ये है A पॉइंट, यहाँ पे ये B पॉइंट, ये R, इसको आप ऐसे लिखो यहाँ पे R/2, यहाँ पर भी R/2, ठीक है, ये R/2 ऐसे यहाँ पे रख दो R/2, और बेटा इन दोनों का R/2 प्लस R/2, R प्लस R कितना? 2R, तीनों को 2R। तीनों को ओके, अब ये दोनों किसमें है? सीरीज, पैरेलल में है, पैरेलल में। इन दोनों को सॉल्व करो, आगे तो सिंपल हो गया। इसके बाद सिंपल हो गया, जब ये यहाँ पे हमने मिक्सिंग करी उसके बाद सिंपल हो गया। टोटल कितना आ गया? हाँ 7/12 होना चाहिए। कितना आ रहा है? 7/12 होना चाहिए। सर जो आंसर बताइए। नहीं यार, ऐसा नहीं है, ऐसे थोड़ी होता है। एक कुछ हमने प्रैक्टिस भी करके, मैंने क्या बोला, अगर बोर्ड में क्वेश्चन आया और ऐसे कर दिया आपने 7/12, तो 7/12 ही नंबर भी मिलने हैं। बोर्ड में आया तो आपको ऐसे करके दिखाना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। तो बच्चे इनको सॉल्व करेंगे तो इनका R, इसका क्या बन जाएगा? 2 to the 4, 5R/2 बन गया इसका, यानी इसका एक बन गया, यहाँ लिख सकते हैं 5R/2, ये खत्म कर दिए। ठीक है, अब तीनों सीरीज में आ गए, तो R/2 R, तो 5/2 5R/2 प्लस R कितना हो गया? 7/2R, 7/2R कितना आएगा? मैंने तेरा बहुत कहाँ गलती
बेटा इधर कितना आया था मेरे पास R और R2 आया था 2R हमने यहाँ गलती करी थी हमने यहाँ गलती करी ना करंट गलती और कितने करवाई गलती और क्या तू ही बोल रहा था जैसे R और R कितना हो गया यहाँ पे ये 2R हो गया ना 2R by 5 ये दोनों पैरेलल में हो गए इन दोनों का R/2 हो गया इन दोनों का R/2 R/2 2R इधर तो 2R ही आएगा ना इधर 2R ही आएगा इसका और इसका 2R ही बनेगा ना इन दोनों का पैरेलल में करेंगे ठीक है इसका 2R by 5 आएगा 2R by 5 आएगा है ना ये हुआ कि नहीं उनको सीरीज में किया ना प्लस मैं पहले खुद कर लूँ ये R स्क्वायर होगा सिंपली डिवाइड बाय तसल्ली से रखना आराम से जल्दबाजी मत करना तो गड़बड़ होगा ओके क्लियर इन दोनों को बच्चे सीरीज में कर दोगे R प्लस R और वो पैरेलल में नहीं सीरीज में तीनों सीरीज में हो गए ना यस और वो सीरीज में बच्चे हो गया R प्लस 2R by 5 तो कितना हो गया 7R by 5 हो गया उसका पैरेलल में 7R by 5 into R और ये यहाँ पे 7R by 5 ये B और ये देखो कितना आता है आ वही है 7 by 12 आ रहा है छोटी सी गलती हो जाती है तो समझ के भी लगता है चलो अब तुमने किरचॉफ रूल करना है फटाफट आगे टॉपिक पे आ जाओ बीट स्टोन ब्रिज आज करना है हम लोगों ने चैप्टर पढ़े खत्म करेंगे 2 दिन के अंदर अब इसमें ड्राइव इसलिए है फालतू में इसको खींचना नहीं है इसके बाद जितने जल्दी हो गया आपका मैग्नेटिज्म शुरू करते हैं मैग्नेटिज्म ओके चलो और कल आपका डाउट सेशन होगा सैंडेड 1 का और उसके बाद में शाम को दूसरे सेशन मिलेगी जिसके अंदर बैटरी और सेल्स वाले क्वेश्चन होंगे यस तो देखो बेटा हेडिंग बना लो बीट स्टोन ब्रिज और ब्रैकेट ले लो एंड एप्लीकेशन ऑफ किरचॉफ रूल यस टॉपिक का नाम है बच्चे बीट स्टोन ब्रिज कंडीशन this is an application of Kirchhoff laws ठीक है उसका एप्लीकेशन है बेटा बीट स्टोन ब्रिज का मतलब हो गया एक पतंग बननी चाहिए क्या बननी चाहिए पतंग बननी चाहिए तो यहाँ पे अगर इस तरह से है एक नेटवर्क एज इन नेटवर्क वैसे अब ये नई चीज नहीं है कैपेसिटर में भी सिखा चुका हूँ रेजिस्टेंस में भी सिखा चुका हूँ आपको लेकिन आप किरचॉफ रूल से इसको जस्टिफाई करेंगे ऐसे एक पतंग बनानी होती है आपने बीच में क्या लगाना है एक रेजिस्टेंस लगाना है कि यहाँ पे हम लोग गैल्वेनोमीटर लगाते हैं दिस इज जी इज व्हाट गैल्वेनोमीटर गैल्वेनोमीटर का क्या मतलब होता है उसे चेक करते हैं एक ऐसा डिवाइस है which measures the very weak current या it detects the presence of current बड़ा करंट मेजर नहीं करता बेसिकली करंट को डिटेक्ट करता है यानी इतना ज्यादा सेंसिटिव होता है कि डिटेक्ट करता है ये मैं दिखाऊंगा तुमको गैल्वेनोमीटर रखा हुआ यहाँ पे ओके तो बेटा ये जो है ना जो ऐसे पतंग बन रही है बच्चे दिस पतंग इज कॉल्ड बीट स्टोन ब्रिज नेटवर्क बट ये बैलेंस नहीं है दिस इज नॉट बैलेंस ओके यहां लिखो लेट G be the resistance
ऑफ गैल्वानोमीटर, इसका रेजिस्टेंस G है। अब बेटा क्या करना है, आपने यहाँ से बैटरी लगानी है ऐसे, और यहाँ पे ऐसे कनेक्ट कर देनी है। बैटरी की EMF है E, ओके। इसकी रेजिस्टेंस मानते हैं R1, इसकी R2, इसकी R3 और इसकी R4, और इसकी रेजिस्टेंस कितनी है, G के बराबर है, ओके। अब हमको मालूम है कि इन बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज बच्चे क्या होना चाहिए, दिस बाय दिस इक्वल टू दिस बाय दिस, यानी R1 बाय R2 इक्वल टू R3 बाय R4, ये होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड द कंडीशन ऑफ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। बैलेंस्ड वर्ड जरूरी है। बैलेंस मतलब जो लेफ्ट आर्म का रेशियो है रेजिस्टेंस का, वो राइट आर्म के रेशियो के बराबर होना चाहिए, और मिडिल वाली जो आर्म होगी वो इट विल बी इनअफेक्टिव। तो चलो इसको नेमिंग करते हैं, दैट विल बी A, B, C एंड यहाँ पे D कर लेते हैं। For balancing state, B and D should be at same potential, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। और ऐसा व्हीटस्टोन ने बच्चे निकाला। व्हीटस्टोन एक साइंटिस्ट का नाम है जिसने कि ऐसे नेटवर्क को सॉल्व करने का एक मेथड डेवलप किया। उसने कहा कि अगर इसका और इसका रेशियो बराबर आ जाए, यानी R1 बाय R2 R3 बाय R4 के बराबर आ जाता है, तो ये B और D पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो जाता है। अगर इनका पोटेंशियल सेम होगा तो बेटा इस रास्ते में कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, बिकॉज करंट को फ्लो करने के लिए देयर शुड बी सम पोटेंशियल डिफरेंस। तो उसने बोला कि इसका और इसका पोटेंशियल सेम है, दैट इज ही सेड BB शुड बी इक्वल टू BD। Therefore G detects no current, hence no deflection is seen in galvanometer। गैल्वेनोमीटर की जो सुई है बच्चे, उसमें बिल्कुल भी डिफ्लेक्शन दिखाई नहीं देगा, सुई हिलेगी नहीं। सुई नहीं हिली इसका मतलब स्टेट कैसी है, बैलेंस स्टेट है। और इसका एक एप्लीकेशन आता है इस व्हीटस्टोन ब्रिज का, आगे करेंगे हम लोग, जो कि है मीटर ब्रिज, प्रैक्टिकल भी है, तो वहां पे कंडीशन वैलिड होती है। तो इसको प्रूफ करना है, क्या करना है हमने, प्रूफ करना है। ये आपके 2 नंबर में 2 मार्क्स क्वेश्चन है, ये बोर्ड में आता है, इसको प्रूफ करेगा। तो कुछ नहीं करना, आपने लूप बनाना है बच्चे, 2 लूप लेने। तो एक लूप ये लेंगे, ये वाली, और एक लूप ये लेंगे, क्लॉक एंटी जो मर्जी ले लो। अब इसमें करंट डिवीजन लो, ये मान लो यहाँ करंट आई गया, ये करंट आई है, अब यहाँ जंक्शन में लगेगा, मतलब कुछ करंट यहाँ गया I1 और कुछ करंट गया यहाँ पे I माइनस I1। भाई पूरा करंट यहाँ पे I आ रहा था, तो इधर I1 गया और इधर I माइनस I1 गया। अब यहाँ करंट बच्चे कितना है, यहाँ कितना बच्चे करंट, I करंट पहुंच रहा है ना, यहाँ पे I करंट पहुंच रहा है, I1 पहुंच रहा है, तो यहाँ पे करंट कितना आएगा, I1 माइनस, इसको IG बोल दो, करंट टू द गैल्वेनोमीटर IG। तो यहाँ करंट कितना गया, I1 माइनस IG, बोलो क्लियर है? भाई इस पॉइंट पे करंट इधर गैल्वेनोमीटर में IG गया और उधर कितना गया, I1 माइनस IG गया। अब यहाँ करंट IG आ रहा है फिलहाल, और यहाँ से करंट कितना आ रहा है, बेटा यहाँ जुड़ के करंट कितना आएगा, I माइनस I1 प्लस IG, क्लियर है? और बाहर यहाँ पे ये करंट और ये करंट जोड़ोगे तो बाहर कितना आ गया, I। ठीक है, फिर जब प्रूफ हो जाना कि वो चीज क्यों आ रही है, प्रूफ हो जाएगा। देखो तो टेकिंग लूप A B D A, बड़ा A B D A, हमको मालूम है कि नेट चेंज इन वोल्टेज कितना होगा, 0 होगा। कुछ है ओके, तो टेकिंग लूप A B D A, तो बेटा इस लूप को उठाओ, यहां से A से B गए, करंट की डायरेक्शन को उधर है और आप भी उधर जा रहे हो, तो क्या लिखो यहाँ पे R1 इंटू I1 प्लस का, यहां आ रहे हो, इस ब्रांच की रेजिस्टेंस कितनी है, G के बराबर है, लिखा ना मैंने, गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस कितनी है, G है, तो करंट IG इंटू G, IG इंटू G,
B से A जाओ वापस, तो करंट इधर आ रहा है, आप उधर जा रहे हो। इसका मतलब क्या होगा? माइनस I1 into R2 इक्वल्स टू व्हाट? 0 0 होगा भाई, चेंज इन वोल्टेज 0 होगी। अब लिखा गया बच्चे, एज G detects no current, therefore IG should be equal to, galvanometer detects no current, बोलो। Current is galvanometer is equal to 0. G detects no current in balanced state, तो बड़ा I 0 होगा। therefore ये वाली इक्वेशन है, क्या लिखेंगे? I1 R1 minus I1 into R2 equals to 0। या इसको ऐसे लिख दो, ऐसे लिख दो, इक्वेशन नंबर ये बन गई। बोलो यहाँ तक डाउट? ये उधर जाके क्या हो गई? प्लस की हो गई, प्लस की हो गई, क्या सर? नो बेटा, ये वाली टर्म जो थी उधर जाके प्लस की हो गई। यस सर। ऑल्सो इन लूप कौन सी लूप उठाते हैं? ये वाली उठाते हैं B C D B, B C D B, ये वाली टू। तो बेटा यहाँ आ जाओ, I1 माइनस IG इंटू R3 प्लस का आएगा ना, क्योंकि आप भी इधर जा रहे हैं, करंट इधर आ रहा है, तो वोल्टेज ड्रॉप कितना ये आ गया। C से D आ जाओ, करंट इधर जा रहे हैं, आप उधर आ रहे हो, तो माइनस I1 प्लस IG इंटू R4 और इधर D से B माइनस IG इंटू G इक्वल्स टू 0। क्लियर है? ये चीज आ जाएगी, ये चीज आ गई बेटा। अब आपको मालूम है इन बैलेंस स्टेट, अगेन इन बैलेंस स्टेट बेटा IG जो है वो हमारा 0 बनेगा। IG हमारा क्या बनेगा बेटा? 0 बनेगा। 0 बनेगा, यहाँ पे IG की वैल्यू क्या रखेंगे आपने? 0। क्या होगा यहाँ पे? चलो यहाँ पे देखो बच्चे, I1 माइनस 0 इंटू R3 माइनस यहाँ पे 0 I माइनस I1 इंटू R4 और वो 0 बन गई चीज इक्वल टू 0। कितना बन गई? I1 R3 इक्वल टू I माइनस I1 इंटू R4, इक्वेशन नंबर 2 बन गई है। इक्वेशन 2 और 1 को डिवाइड कर दो, तो बेटा डिवाइडिंग 1 बाय 2 हो गया। तो बेटा ये रही I1 R1 इक्वल टू I माइनस I1 इंटू R2, डिवाइड करेंगे I1 बाय R3 और उधर I माइनस I1 इंटू R4। बेटा ये खत्म हो गया, कट गया यहाँ पे, और यू कैन क्लियरली सी R1 by R3 equal to R2 by R4, or you can write R1 by R2 equal to R3 by R4, hence the proof। तो इस तरह से हम प्रूफ कर सकते हैं। ओके, रीअरेंज कर लिया ना, R2 इधर ले आए, R3 इधर ले गए। दिस इज द प्रूफ ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज फॉर 2 मार्क्स। तो ये 2 नंबर में प्रूफ आता है। अब इसके बाद में अगली एप्लीकेशन है, दैट इज मीटर ब्रिज। जो मीटर ब्रिज है वो आपका बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज पे काम करता है। लुक, ये व्हीटस्टोन ब्रिज का डायग्राम है, बट ये बैलेंस है या नहीं है? बैलेंस तब होगा जब हम लोग ये कंडीशन वहां पे लगाएंगे, या ऐसा कुछ बन रहा होगा। अगर यहाँ मान लो 4/4 है और यहाँ पे 8/8 है, तो 4 4 8 8, तो ये रेशो और वो रेशो 4/4 8/8 सेम है, तो कंडीशन क्या होगी? बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन होगी। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? अगला टॉपिक है बेटा, हेडिंग बना लो, करेंगे हम लोग। हेडिंग बना लो, हेडिंग बना लो, मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज, मीटर वो वाला मीटर लिखना जो लेंथ होता है, मीटर, METRE। ओके, मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज का मतलब होगा एक ऐसा डिवाइस है
which is used to find out the unknown resistance. अननोन रेजिस्टेंस को हम लोग फाइंड करने के लिए मीटर ब्रिज इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो मीटर ब्रिज का जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो क्या है? बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। वर्किंग प्रिंसिपल है बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। बाकी कल करते हैं। बोलो इसमें कोई डाउट है तो पूछो।